नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग अपने चैप्टर के अंदर, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि भारत में बेसिकली इंडिया के अंदर अंग्रेज तरह तरह के चीज़ों के बारे में खेती करवाते थे, है ना। जैसे जिसमें से हमारा दो चीज़ जो बड़ा फेमस था, पहला था इंडिगो यानी कि नील, और दूसरा था हमारा ओपियम। ओपियम क्या होता है? एक नशीला पदार्थ होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अफीम, है ना। और ये इंडिगो और ओपियम दोनों का दोनों यूरोप में बड़ा फेमस था। मतलब कि इंग्लैंड के लोग हो गए, ब्रिटेन के लोग हो गए, उन लोगों को नीला रंग जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था वो, और जो इंडिया में ओपियम प्रोड्यूस होता था नशीले पदार्थ के तौर पे, ये लोग बड़ा इस्तेमाल करते थे, यानी कि शौक से इस्तेमाल करते थे। जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों का शौक क्या होता है ना, वो नशा भी करते हैं तो बड़ा महंगा नशा करते हैं। तो वही तरीके से मतलब कि रॉयल्टी के तौर पे वो ओपियम को कंज्यूम कर सके, यानी कि नशा वो कर सके, इसके लिए वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे? ओपियम इस्तेमाल करते थे। और ओपियम अच्छे क्वालिटी का उनको कहाँ से मिलता था? भारत से मिलता था, है ना। तो अंग्रेज हमारे किसानों से ओपियम उगवाता था, इंडिगो उगवाता था। ये दो मेजर चीज़ है। हालांकि खेती तो वो कॉटन का भी करवाता था, सिल्क का भी करवाता था, ये सब भी हमारा होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिगो और ओपियम, क्योंकि इन दोनों का डिमांड बहुत ज़्यादा था यूरोप में, है ना। लेकिन इंडिया का ही क्यों, बाकी कंट्री का क्यों नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। चलिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज बींग यूज्ड बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लॉथ। देखो, ये आज का बात नहीं हो रहा है, ये 13th सेंचुरी का ही बात हो रहा है। इसका मतलब 1200 का ही बात हो रहा है। 13th सेंचुरी मतलब हमेशा एक कदम हमारा आगे चलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, इसका मतलब है कि हम लोग 2024 में ही हैं। मतलब कि सेंचुरी एक कदम आगे चलेगा तो हम लोग हमेशा एक कदम पीछे रहेंगे। तो ये बात हो रहा है लगभग 1201, 1202, 1203 उस समय का बात हो रहा है। यानी कि आज से देखा जाए तो लगभग 800 साल पहले से ही हमारे इंडिया का जो इंडिगो है वो अलग अलग कंट्री के लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और अलग अलग कंट्री में भी कौन लोग? खास करके जो जिस कंट्री का क्लॉथ मैन्युफैक्चरर यानी कि जो कपड़ा बनाता है। क्या लगता है आपको कि हम लोग यदि नील का इस्तेमाल करेंगे तो क्या बहुत इस्तेमाल करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने घर के मतलब घर में एक डब्बा नील लाते हैं तो 4 से 5 महीना चल जाता है। क्योंकि हम लोग नील यदि देते भी हैं तो किस में देते हैं? धोती में, गंजी में, उजले कपड़े में बेसिकली देते हैं। लेकिन जो कपड़ा बनाता है उनका तो कारोबार ही इसी का होता है ना। तो जो कारोबार करते हैं कपड़े का, जो कपड़ा बनाते हैं, उनको नील का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। तो जैसे इटली का हो गया, फ्रांस का लोग हो गया, ब्रिटेन का हो गया, ये सारे लोग आज से 800 साल पहले से ही भारत का इंडिगो यहाँ से खरीद के लेके जाते थे और अपने कंट्री में जो ये लोग कपड़ा बनाते थे उसमें नील का इस्तेमाल ये लोग करते थे। ठीक है ना, 13th सेंचुरी से ही, सोचिए, बहुत बड़ी बात है। However, only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high. लेकिन इसमें से सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो इंडिगो है वो इटली जाता था, फ्रांस जाता था, ब्रिटेन जाता था, लेकिन however only small amounts of Indian indigo reached the European market and its price was very high। मतलब ये हो गया कि हमारा इंडिगो अलग अलग कंट्री में जाता तो था लेकिन यूरोप में ज़्यादा उतना बिकता नहीं था। क्यों नहीं बिकता था? इसके पीछे रीज़न समझो। ये लोग जो कपड़ा बनाते थे ना वो थोड़ा सा महंगा कपड़ा होता था। मतलब हालांकि आज से 800 साल पहले आप देखेंगे तो हमारे पास उतना मशीन नहीं था, तो हम लोग कपड़ा किससे बनाते होंगे? हाथ से बनाते होंगे। और जो हाथ से कपड़ा बनेगा ऑब्वियस ये बात है वो थोड़ा सा महंगा ही रहता है, क्योंकि हाथ से आपका मेहनत लगा है, समय लगा है, तो जो कपड़ा बनाएंगे ऑब्वियस ये बात है वो महंगा ही रहेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ कहानी और भी है। जैसे therefore European cloth manufacturers had to depend on another plant called wood to make violet and blue dyes। देखो, उस समय पे हमारे इंडिया का जो इंडिगो था वो इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में इस्तेमाल तो होता था लेकिन बड़े लेवल पे इस्तेमाल नहीं होता। मतलब इस्तेमाल करते थे लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं, क्योंकि इंडिगो उस समय पे बड़ा महंगा मिलता था। और महंगा इसलिए मिलता था क्योंकि इसको उगाने में समय लगता है, मेहनत लगता है पूरा, इसीलिए थोड़ा सा ये महंगा मिलता था। लेकिन इंडिगो के बदले में जो ये लोग एक और अलग प्लांट को इस्तेमाल करते थे कपड़े को रंगने के लिए, उनका नाम था वुड, WOAD, वुड। और ये बेसिकली कैसा रंग होता था? वायलेट और ब्लू होता था। मतलब हालांकि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडिगो के जगह पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि देखो, जैसे आप कोई भी मार्केट में चीज़ देखोगे जो कंपनी वाला होता है ना, उसका डुप्लीकेट निकल ही जाता है मार्केट में।
वही बात यहाँ पे था कि लोग इंडिगो इस्तेमाल नहीं कर पाते थे क्योंकि महंगा होता था। तो इंडिगो के जगह पर लोग क्या इस्तेमाल करते थे, वोड इस्तेमाल करते थे, और वोड भी इंडिगो का जैसा ही रंग देता था लेकिन उतना हाई क्वालिटी वाला नहीं। तो ये कारण था। यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ यूरोप के लोग खास करके इंडिगो के जगह पर वोड इस्तेमाल क्यों करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि इंडिगो थोड़ा सा महंगा रहता था। और आपको लगता है कि कोई भी कपड़े का कारोबार करने वाला आदमी अपने कपड़े में उतना महंगा इंडिगो लगाएगा? मान लो जी लगा भी दिया तो उसका कपड़े का प्राइस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। और क्या आप महंगा कपड़ा खरीदना चाहोगे? कभी नहीं चाहोगे। इसीलिए वहाँ पे थोड़ा सा इसका डिमांड घटा हुआ था। आगे, वोड वॉज इजिली अवेलेबल इन यूरोप। देखो वोड जो है ना, ये मतलब एक ऐसा प्लांट था जिसका कि खेती होता था, बिल्कुल होता था, और ये यूरोप में आसानी से मिल जाता था। इसीलिए वोड बड़ा सस्ता था यूरोप में, लेकिन इंडिगो थोड़ा सा महंगा था। क्यों इंडिगो महंगा था यूरोप में, थोड़ा सा बताते हैं। देखो पहला बात तो वो उगाया कहाँ जा रहा है, भारत में। पहला बात तो भारत में जो उगाया जा रहा है, तो भारत का किसान यदि उसको उगाने में समय लिया है, मेहनत लगा है, तो पैसा वो दबा के लेगा आपसे, पहला बात। दूसरा बात, आप भारत से लेकर उसको यूरोप जाने वाले हैं लेकर, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा नहीं आएगा? भाई यूरोप यहाँ थोड़ी है कि 10 कदम चले आ गए, 10 घंटा चले आ गए, नहीं। उस समय पे तो जहाज़ों से लोग जाते थे। आज है ना एरोप्लेन में 10-12 घंटा में आप पहुँच जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो बहुत लंबो मतलब महीने महीने लोगों को समुद्र के रास्ते होते होते यूरोप पहुँचना होता था, जिसके वजह से इंडिगो का प्राइस ऑटोमेटिकली हमारा हाई हो जाता था। इसीलिए यूरोप के लोग उतना ज़्यादा इंडिगो खरीदना, मतलब इंडिगो का बड़ा हुआ कपड़ा, इंडिगो जिस कपड़े में इंडिगो का रंग चढ़ा हुआ है, उस कपड़े को जल्दी वो खरीदते नहीं थे, क्योंकि पता था महंगा मिलेगा। तो वो क्या खरीदते थे फिर, वैसे कपड़े खरीदते थे जिसमें क्या लगा हुआ हो, वोड लगा हुआ हो, ठीक है ना। आगे, वोड वॉज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस, जर्मनी एंड ब्रिटेन। यानी कि सिंपली इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी जगह पर वोड का खेती किया जाता था। वोड वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वोड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो। अब देखो समझना, यहाँ पे थोड़ा सा कहानी हम आपको समझाना चाहते हैं। कुछ ऐसे हमारे यूरोप के ट्रेडर थे जो कि इंडिया आते थे, इंडिगो खरीदते थे और ख़रीद के अपने देश यूरोप लेकर जाते थे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि यूरोप में सारे लोग गरीब ही थे जो कि इंडिगो का बना हुआ, मतलब जिस कपड़े में इंडिगो इस्तेमाल हुआ है वो नहीं खरीदेंगे? कुछ अमीर लोग भी थे, है ना। मतलब कि कुछ ऐसे जो अमीर लोग थे वो तो कपड़ा अपना खरीदते ही थे। और इससे सबसे ज़्यादा परेशान कौन था? वो लोग परेशान थे जो कि वोड का रंग इस्तेमाल करके कपड़ा बनाता था। समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे क्या कंपटीशन है ना। वोड वाला बोलता था, मतलब कि जो ट्रेडर वोड इस्तेमाल करता है इंडिगो के जगह पर, वो गवर्नमेंट को बोलता था कि हुजूर इंडिगो के इंपोर्ट पे बैन लगाइए, यानी कि इंडिया से यूरोप इंडिगो मत आने दीजिए, क्योंकि यदि इंडिगो आएगा तो बड़े से बड़े लोग भी क्या कौन सा कपड़ा खरीदेंगे, इंडिगो वाला खरीदेंगे, तो फिर हमारा वोड कौन खरीदेगा? वोट गरीब लोग खरीदेंगे। लेकिन इनका कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे था, जो बेसिकली ट्रेडर थे, वो लोग अपने सरकार को बोले उस समय पे कि आप इंडिया से जो, मतलब कि जो लोग इंडिया से इंडिगो लेकर आ रहे हैं उस पर बैन लगाइए। बैन इसलिए लगाइए क्योंकि हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। कोई भी लोग इंडिया का कोई भी लोग यूरोप का वोट नहीं खरीद रहा है, सब इंडिगो की तरफ भाग रहा है, महंगा इसके बावजूद भी खरीद रहा है। तो गवर्नमेंट बोला ठीक है कुछ करते हैं। समझ रहे बात को? मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, मान लीजिए कि हमारे, आपको तो पता ही हमारे इंडिया में चाइना से मोबाइल आता है, बहुत सारा कंपनी है स्मार्टफोन का जो कि चाइना से आता है। लेकिन अब इमेजिन करो कि हमारा भारत का एक ऐसा कंपनी आपके सामने आ जाए जो कि कम दाम में, मतलब जिस रेट में आपको अभी मार्केट में मोबाइल मिल जाता है, उसी रेट में यदि एक ऐसा मोबाइल आपको मिलने लग जाए जो कि इंडियन कंपनी ने बनाया है, तो सबसे पहले इंडिया का कंपनी वाला किसको जाके बोलेगा? गवर्नमेंट को बोलेगा कि आप उस मोबाइल पे बैन लगाइए जो कि चाइना से इंडिया में आ रहा है। बैन जब तक नहीं लगेगा तब तक क्या इंडिया की कंपनी को आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बार यदि बैन लग गया तो हर घर में मुश्किल से मुश्किल 5 साल के अंदर आपको इंडिया की कंपनी का मोबाइल दिख जाएगा हाथ में, क्योंकि लगभग हर एक आदमी 5 साल में अपना तो मोबाइल चेंज करता ही है। जो रईस है वो तो खैर साल में भी चेंज कर लेते हैं, है ना। लेकिन जो हम लोग जैसा आदमी 4 साल 5 साल में हम लोग चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चल गया तो 6-7 साल, हाँ, जब तक चल रहा है तब तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वही यहाँ पे था कि यूरोप में उगाया जा रहा था वोड, और वोड बड़ा सस्ता होता था, जिसके वजह से थोड़ा सा कंपटीशन का सामना यहाँ पे था। तो इन लोगों ने गवर्नमेंट को बोला कि इंडिगो जो इंडिया से आ रहा है उस पर बैन लगाइए।
बोला कि ठीक है कुछ करते हैं, ठीक है। और देखो ये ध्यान रखना, ये बात आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम, यदि आपको अपने कंट्री का तरक्की करना है, यानी कि यदि आपको अपने कंट्री के लोगों को मौका देना है, तो बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर रोक लगा दो, सिंपल, यही सबसे बढ़िया तरीका होता है, ठीक ना। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, हाउ एवर क्लॉथ डायर्स प्रीफर इंडिगो एज अ डाई, लेकिन इसके बावजूद देखो इंडिगो महंगा था, लेकिन इसके बावजूद यूरोप के लोग क्या पसंद करते थे, इंडिगो वाला कपड़ा ही पसंद करते थे। देखो यूरोप गरीब नहीं था, यूरोप बड़ा अमीर देश है, तो वहाँ के हर आदमी क्या पसंद करते थे, इंडिगो वाला कपड़ा खरीदना पसंद करते थे। मतलब हर आदमी का शौक होता है ना कि कपड़ा भले महंगा मिल जाए लेकिन एक कपड़ा उस कंपनी का जरूर पहनेंगे, होता है ना ऐसा शौक। वही बात वहाँ पे भी था कि भले इंडिगो का कपड़ा महंगा मिल जाए लेकिन पहनना तो वही है, क्योंकि क्वालिटी उसमें दिखता है हमको, अच्छा रंग होता है उसका। आगे तो बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशान कौन, वर्ल्ड का प्रोड्यूसर, कंपटीशन उसको मिल रहा है बहुत तगड़ा वाला। इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल। जो इंडिगो का जो नीला रंग था ना वो बहुत ही टाइट रंग था, मतलब कि बहुत ही गाढ़ा रंग था इंडिगो का नीला रंग, और जो वुड का था वो थोड़ा सा फीका रहता था, उतना अच्छा उसमें लगता नहीं था। जैसे इंडिया का उस समय पे जो प्योर इंडिगो हुआ करता था, यदि उसको आप एक बार अपने उजले कपड़े में लगा लिए, धोती कुर्ता किसी में, तो महीने महीने भर उसका रंग उसमें बरकरार रहता था। लेकिन आज का आप देखोगे इंडिया का जो डब्बे में आता है नील, उसको आप लगाओ तो मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन तक चलेगा, मतलब कि एक बार भी आप उसको साफ कर देंगे ना वो खत्म हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले का इंडिगो हमारा बहुत अलग था क्योंकि वो नेचुरल होता था ना। और आज के डब्बे में जो आपको इंडिगो मिल रहा है क्या वो नेचुरल है, केमिकल है, वो आपका पूरा का पूरा केमिकल ही है वो, ठीक है। आगे सो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स परस्यूडेड देयर गवर्नमेंट्स टू रिमूव द बैन ऑन इंडिगो इंपोर्ट। अब जरा यहाँ पे समझो कहानी क्या था। जो वर्ड इस्तेमाल करते थे यूरोप में वो बोलते थे कि इंडिगो पे बैन लगाइए, लेकिन अधिकतर लोग पसंद क्या कर रहे हैं, इंडिगो ही पसंद कर रहे हैं। तो जो लोग इंडिगो पसंद करते थे वो सरकार को बोलते थे कि इंडिगो पे बैन मत लगाइए। अब सवाल है कि सरकार सुने तो सुने किसका, ऑब्वियस सी बात है किसका सुनेगा, जिसका लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसी का सुनेगा, सिंपल सी बात है। तो इंडिगो को दोबारा वहाँ पे परमिशन मिल गया, यानी कि यूरोप के लोग इंडिगो इस्तेमाल करने लग गए। नाउ उसके बाद नाउ फ्रेंच बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिंग इन द कैरिबियन आइलैंड्स, द पोर्टुगीज इन ब्राज़ील, द इंग्लिश इन जमाइका एंड द स्पेनिश इन वेनेजुएला। अब देखो हालांकि एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमारे इंडिया से इंडिगो जाता था कहाँ पे, यूरोप जाता था, बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ता था तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता था। तो यूरोप के लोगों को लगा ना क्या इंडिया के जैसा इंडिगो हम अपने देश में नहीं उगा सकते हैं, तो अलग अलग जगह पर उगाने का कोशिश भी किया गया। लेकिन क्या लगता है आपको कि इंडिया जैसा इंडिगो उगा पाया होगा, नहीं। भले ही आप इंडिया से बीज लेकर चले जाओ, लेकिन जब तक उसको उस प्रकार का मिट्टी नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप इंडिया से कुछ भी चीज़ लेकर चले जाओ अपने देश, क्या उसी प्रकार का वो उपज दे पाएगा जिस प्रकार का वो भारत में देता है, नहीं। क्योंकि भारत का जो सीड है, भारत का जो मिट्टी है, वो उसी तरीके से उस पर उपजाऊ हो, मतलब उसी प्रकार का उसमें फसल होगा जिस प्रकार का इंडिया में क्लाइमेट है। ऐसा क्लाइमेट है जिसको वहाँ पे मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है वैसा हो जाएगा फसल। लेकिन यदि नहीं होगा तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए सपोज करो कि हम एक गाय काऊ अमेरिका का इंडिया लेकर आते हैं, तो क्या लगता है आपको कि वो उतना ही दूध देगी जितना वो अमेरिका में देती थी, नहीं दे पाएगी। क्योंकि रीजन साफ है ना, वहाँ का क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग वो गाय सुटेबल है, इंडिया का क्लाइमेट अपना अलग है, तो दोनों एक जगह पे कैसे बैलेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए आप कभी भी अपने घर को छोड़कर किसी नए जगह पर जाते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए, आप पक्का बीमार पड़ जाते हैं। बीमार क्यों पड़ते हैं आप, क्योंकि पानी चेंज होता है, माहौल चेंज होता है, पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। समझ रहे बात को, मतलब आप ऐसे समझो, हम बिहार से जम्मू कश्मीर गए थे और केवल बिहार से जम्मू कश्मीर जाने में 1.5 दिन लगता है, मतलब कि अच्छे से यदि ट्रेन सही समय पर चले तो 1 दिन काफ़ी है 24 घंटा, लेकिन लेट वेट हो जाए तो फिर 1.5 दिन, कभी कभार तो 2 दिन भी लग जाता है। आप ज़रा इमेजिन करो कि हम बिहार से निकले और अगले दिन हम पहुंच गए जम्मू कश्मीर। आप यकीन नहीं मानोगे, हमको सर्दी खांसी सब पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ का पानी पूरा अलग है, बिहार का पानी अपना पूरा अलग है। मेरा जो बॉडी है वो बिहार के अकॉर्डिंग पूरा फिट है, समझ रहे बात को। और जैसे ही आप दूसरी जगह पे जाते हैं, आप जम्मू कश्मीर का पानी कभी ट्राई करना, बहुत बेकार लगता है पानी, मतलब बहुत बेकार। आपको लगेगा ना ये कैसा नाला का पानी पी रहे हैं, बहुत बेकार लगेगा। मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं,
मतलब एक आदत हो गया ना आपको इस प्रकार के पानी का। जिस प्रकार का पानी हम लोगों को पटना में मिलता है, सेम पानी तो भाई सब सेम ही है, लेकिन उसका स्वाद अलग है, अपना क्वालिटी अलग है, क्योंकि वो जगह अलग है, अपना पूरा पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ का पानी बड़ा अजीब लगता है पीने में। आप पियोगे ना, लगेगा कि ये क्या पी रहे हैं, मतलब 2 गिलास पानी पी जाओगे फिर भी नहीं मन भरेगा। मतलब एक होता है ना कि अपना पानी पियो तो आधा गिलास में भी एकदम मन भर जाता है कि हाँ कुछ पिए हैं, ऐसा लगता है। वही सब वहाँ पे कुछ नहीं है, तो वही बात यहाँ पे था। तो इन लोगों ने सोचा कि इंडिया से जो इंडिगो हम लेकर आते हैं, बड़ा पैसा लग जाता है, खर्च हो जाता है, तो क्यों ना हम अपने देश में कोशिश करते हैं। इन लोगों ने उगाया, भारी मात्रा में उगाया, लेकिन कम्पीट नहीं कर पाया। मतलब कि हम लोगों का जितना अच्छा क्वालिटी वाला इंडिगो नहीं उगा पाया लोग, तो अलग अलग जगह पर इन लोगों ने उगाया था। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो बिगैन कल्टिवेटिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि इंडिया का जो बेसिकली इंडिगो उगाने का जो तरीका था, इसको नॉर्थ अमेरिका में भी प्रैक्टिस किया गया, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट इनको नहीं मिला। ठीक है, आगे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। अब जैसे जैसे समय बदल रहा था, वैसे वैसे इंडिया का जो इंडिगो था, इसका डिमांड भी लगातार इंटरनेशनल मार्केट में फैल रहा था। मतलब कि पूरी दुनिया में इंडिया का जो इंडिगो है वो धीरे धीरे नाम कमा रहा था, क्योंकि हाई क्वालिटी का था। हम लोग इसमें कुछ मिलावट नहीं करते थे, सीधे खेत में हमने उसको खेती किया और सीधे हम लोग उसको कपड़े में इस्तेमाल कर लेते थे, तो अच्छे क्वालिटी का होता था। और इस तरीके से इंडिया का इंडिगो का जो डिमांड था, पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में फैलता चला गया। ठीक है, आगे। हाँ, ब्रिटेन बिगैन टू इंडस्ट्रियलाइज एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाइज। अब चूंकि देखो, आप ध्यान रखना, जो भी बड़े बड़े मशीन कपड़े बनाने वाले या फिर किसी प्रकार का मशीन जो यदि पहली बार कहीं पे आया है, वो यूरोप में ही आया है, समझ रहे बात को। और अब यूरोप वाला चाहा कि जो कॉटन ये सब हम इंडिया से खरीदते हैं, क्यों ना वो हम अपने ही देश में उगा लें। उन लोगों ने कोशिश भी किया, बहुत हद तक वो लोग कामयाब भी हो गए, लेकिन उस क्वालिटी का कपड़ा वो लोग नहीं बना पाए कभी भी, जिस प्रकार का हमारे इंडिया में मिलता था, कभी नहीं बना पाए वो लोग। ठीक ना, तो उन लोगों ने मशीन अपना बैठाया, मशीन बैठाने के साथ साथ उन लोगों ने अपना इंडस्ट्री बनाया, कंपनी अपना उन लोगों ने पूरा बना दिया, कपड़े भी वो लोग बनाने लग गए, लेकिन कभी भी हमारे इंडिया के कपड़े का बराबरी वो लोग नहीं कर पाए। अरे इंडिया का बात अलग था उस समय पे, आज ही बात अलग है। इंडिया का कॉटन का बात हो, सिल्क का बात हो, या फिर इंडिगो का बात हो, सब चीज़ में हम लोग उस समय पे आगे थे, माहिर थे। इसीलिए तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ना कि किस किस कंट्री ने इंडिया में ट्रेड करना चालू किया। पोर्तुगीज ने किया, फ्रांस लोगों ने किया, स्पेन के लोगों ने किया, इंग्लैंड वाले ने तो खैर किया ही है ना। इतने सारे लोगों को इंडिया ही पसंद क्यों आया? क्योंकि इंडिया में क्वालिटी हमारा सब बढ़िया मिलता था। ठीक है ना, आगे। Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Now, clothes dyers in Britain eagerly looked for new sources of indigo supply. यानी कि 1783 और 1789 को लेकर, यानी कि 1783 और 1789 के बीच में पूरे के पूरे दुनिया में इंडिगो का जो खेती है वो बिल्कुल धाराशायी हो गया। धाराशायी हो गया मतलब कि बहुत हद तक कम हो गया। अब जब कम हो गया तो बताओ सबका ध्यान किधर गया होगा? इंडिया पे आया होगा। इनको लगा कि भाई दुनिया में कहीं भी इंडिगो का खेती खत्म हो सकता है, लेकिन इंडिया में कभी खेती खत्म नहीं हो सकता। तो इंडिया हमारा उस समय पे भी पावरफुल था खेती के मामले में, आज भी पावरफुल है। इसीलिए हम लोग भारत को क्या कहते हैं? कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश का मतलब है कि ये ऐसा देश है जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, 70% लोग आज भी भारत में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब हो गया खेती बाड़ी करना, इनडायरेक्टली का मतलब हो गया सामानों को मार्केट पहुंचाना। ड्राइवर ये सब भी किस में आ जाते हैं? हमारे एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। जैसे मान लो कि हमने अनाज उपजाया, हमने ट्रैक्टर पे लोड भी कर दिया, तो जो गाड़ी चला रहा है और जिसका गाड़ी है, एक तरीके से वो भी तो इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जोड़ा ना, क्योंकि उसका भी कारोबार किससे चल रहा है? हमने अनाज प्रोड्यूस किया, हमारे अनाज को मार्केट लेके जा रहा है, तो हम उसको पैसा दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, गाड़ी का ड्राइवर का किराया दे रहे हैं, तो एक तरीके से उसका भी रोजगार किससे चल रहा है? एग्रीकल्चर से चल रहा है। तो 70% पॉपुलेशन हमारे भारत का आज भी ऐसा है जो कि एग्रीकल्चर से या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो भारत हमारा आज भी कृषि प्रधान देश है। तो 30% फिर लोग क्या कर रहे हैं? 30% लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, लॉयर है, प्रोफेसर है, टीचर है, ये जज है, यही सब है। ठीक ना, यही सब चीज़ें। तो खैर इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला हमारा है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, यानी कि पूरी दुनिया में, समझिएगा ध्यान से, पूरा का पूरा दुनिया में यदि इंडिगो का ख़त्म हो, मतलब पूरी दुनिया में जब इंडिगो का प्रोडक्शन ख़त्म हो गया,
तो यूरोप को लगा कि नहीं, पूरी दुनिया में इंडिगो खेती ख़त्म हो सकता है लेकिन भारत में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ब्रिटेन वाले लोग कहाँ आ गए इंडिगो के लिए? इंडिया आ गए। तो इसी के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।